दोस्तों नमस्कार। लोकसभा चुनाव का माहौल उत्तर प्रदेश में है और इस चुनावी यात्रा के दौरान हम आ चुके हैं फर्रुखाबाद और यहाँ से डॉक्टर नवल किशोर शाक्य जो कि अखिलेश यादव ने खास तौर पर अपनी पहली सूची में सांसद के प्रत्याशी के तौर पर यहाँ से मैदान में उतार दिया और वो लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं, पीडीए पंचायत कर रहे हैं और इसी बीच बड़ा मुश्किल से हम इनको पकड़ पाए हैं। डॉक्टर साहब, कैसा चल रहा है चुनावी प्रचार? और फर्रुखाबाद में देखा जाए तो लगातार आप पिछले लंबे वक्त से सक्रिय हैं जनता के बीच और इस बार जिस तरह से और पार्टियां पीछे रह गई, आपका जनसंपर्क किस तरह आगे बढ़ रहा है? बहुत बहुत धन्यवाद। मीडिया हलचल के माध्यम से हम बताना चाहेंगे, हम कोई आज से नहीं लड़ रहे। मुझे लग रहा है 2015 से जब से हमने हॉस्पिटल की स्थापना कायमगंज में की, 9 से 10 सालों में हमने लोगों के दिलों में जगह बनाने का काम किया है और वही दिलों में जगह बनाने के लिए अब राजनीतिक रूप में उनके दिलों में हमने जगह बना लिया है। अब साहब, एक विधानसभा चुनाव का जब वक्त आया था जी और उत्तर प्रदेश में लगा कि समाजवादी पार्टी बड़ी ताकत के साथ जी और फिर से सत्ता में वापसी करने जा रही है, वो उस वक्त बीत गया। आप भी उस वक्त चुनावी दावेदारी के मैदान में मौजूद थे, लेकिन आपने सपा का दामन नहीं छोड़ा जी। और अखिलेश यादव ने देखा जाए तो एक तरह से आपको उसी बात को लेकर शायद आगे बढ़ाया और ये कहा कि अब आप लोकसभा में हमारा प्रतिनिधित्व करने के लिए आगे आइए। पार्टी के रूप में आपको क्या लगता है, कितनी मजबूती इस सीट पर है और फाइट कहाँ तक देखते हैं? फाइट रही बात, आप कह रहे हैं कि मैं लंबी समय से पार्टी से जुड़ा रहा। मैं कहना चाहूँगा कि मेरा नेता ही मेरा अभिमान है और मेरा नेता पिछड़ों का, गरीबों का और खासकर आजकल पीडीए का, पिछले दलित, अल्पसंख्यक, आदिवासी महिलाएं और अगड़े समाज के गरीब लोग, इन सब का नेता है। मुझे अपने नेता पर पूरा भरोसा था कि आगे जरूर आगे प्यार देने का काम करेंगे। और रही फर्रुखाबाद लोकसभा की सीट की बात, ये बड़ी अच्छी और ऐतिहासिक लोकसभा सीट है। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी की धरती है। श्रद्धेय नेताजी का भी अपार प्रेम फर्रुखाबाद से रहा करता था और ये धरती भगवान बुद्ध की भी है, माँ गंगे भी जाती है, महादेवी वर्मा की है। और ऐसी धरती पर हम लगातार 9 से 10 सालों से अपने हॉस्पिटल के माध्यम से लोगों की सेवा करने का काम कर रहे हैं। मैं कहना चाहूँगा मीडिया हलचल के चैनल के माध्यम से कि जैसे हमने एक डॉक्टर बनके बगैर जाति और धर्म देखे हुए लगातार 9 से 10 सालों से सेवा की है, बगैर जाति और धर्म देखे आगे भी एक सांसद के रूप में अगर मौका मिलेगा, यहाँ की जनता मौका देगी, मैं आजीवन और जीवन पर्यंत उन लोगों की सेवा करने का काम करूँगा। आपकी जनसभाओं के दौरान जैसा अभी देखा, भीड़ जुट रही है, लोग आपको अपना स्नेह दे रहे हैं जी। एक ऐसी जनसभा 3-4 दिन पहले आपकी हुई, उसको लेकर एक विवाद चला और वो विवाद मीडिया में मुद्दा भी बना हुआ है। जी जी। उस विवाद का अगर मैं जिक्र करूं तो आपकी सभा में जय श्री राम का नारा लगाया गया, इस तरह का एक वीडियो शेयर किया गया है और उस व्यक्ति को भाजपा का कार्यकर्ता कहकर वहां से भगा दिया गया। इस विषय में आप क्या अपनी बात रखना चाहेंगे? उस जनसभा में हुआ क्या था? भारतीय जनता पार्टी हमेशा, एक शॉर्ट वीडियो उन्होंने देखा जी, मैं कहना चाहूँगा भारतीय जनता पार्टी हमेशा इस तरह से प्रचारित करके बदनाम करने का काम करती है। उस सभा में क्या हुआ उसकी मैं बात बता रहा हूँ। जनसभा नहीं थी, रात्रिकालीन हम एक गांव में गए थे और वहाँ पर बहुत सारे लोग इकट्ठे हो गए और उसी सभा में एक व्यक्ति इतना दारू के नशे में आता है और वो गिरा हुआ होता है। चूँकि मैं एक पेशे से डॉक्टर भी हूँ, इतना ओवर एडिक्शन था उस दारू के नशे में, उसकी मौत भी हो सकती थी। हमने जस्ट एक आग्रह किया कि इस व्यक्ति को यहाँ से आप वहाँ बैठा दीजिए। पहले वो उस हमारी सभा में बैठा रहा और उसके बाद जब फिर उसने वो जय श्री राम के नारे लगाने लगा, गिर भी रहा था, तब हमने कहा कि इसको अभी चारपाई पर लिटा दूं। बस इतना मुद्दा था, इसके अलावा कुछ मुद्दा नहीं था। ये समाजवादी पार्टी और आदरणीय अखिलेश यादव और डॉक्टर नवल किशोर की आज लोकप्रियता से भारतीय जनता पार्टी घबरा गई है और प्रदेश के उप मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के पूर्व अध्यक्ष को इस तरह से अपने एक्स और ट्वीट करके बता रहे हैं कि हमने अपमान किया है। डॉक्टर नवल किशोर सारे धर्मों का सम्मान रखता है और मैं भगवान तथागत गौतम बुद्ध में अपार आस्था रखता हूँ और जब मैं सारे धर्मों का सम्मान करता हूँ, आप देख भी सकते हैं कि 2 दिन पहले मैं एक मंदिर में, भगवान राम का मंदिर था, वहाँ पर हम लोग पूजा और आराधना अर्चना करने के लिए गए। उर्स मनाया जाता है तो उर्स के कार्यक्रम में भी जाते हैं। तमाम
जो लीलाएं होती हैं, रास लीलाएं भाग कृष्ण की, उसमें भी सारे कार्यक्रमों में जाने का काम करता हूँ। तो ये भारतीय जनता पार्टी, मैं तो यही कहना चाहूंगा कि समाजवादी पार्टी और उसके प्रत्याशी की लोकप्रियता के कारण खबर आ चुकी है। पीडीए पंचायत जैसे लगातार आप कर रहे हैं और जनता के बीच भी जा रहे हैं, हाँ। पीडीए पंचायत का कॉन्सेप्ट जिस तरह से राष्ट्रीय अध्यक्ष ने आपके ये सब कॉन्सेप्ट उतारा था और उसके बाद लगातार हर जिले में इस तरह के कार्यक्रम देखने में मिल रहे हैं, आपको क्या लगता है व्यक्तिगत तौर पर, आप चूंकि इस पंचायत के जरिए जुड़ रहे हैं जनता से, कैसा रिस्पॉन्स मिल रहा है? अल्टीमेट रिस्पॉन्स मिल रहा है। अगर कल की आप हमारी जनसभाएं पीडीए की देख लीजिए तो आप देख सकते हैं कि मेरे जहां कार्यक्रम भी नहीं लगे थे, गाँव में लोग रुक जा रहे हैं और पीडीए की आवाज़ और आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की आवाज़ बनने के लिए नारे लगा रहे हैं। तो मैं कह सकता हूं कि आज पीडीए का जो नारा आदरणीय अखिलेश यादव जी ने दिया है कि अब बनाओ पीडीए सरकार, ये आज धरातल पे पूरा कामगार हो गया है। और क्योंकि पिछले दलित, अल्पसंख्यक, आदि आबादी की महिलाएं और अगड़े समाज के भी जो गरीब परिवार के लोग हैं, वो सारे के सारे लोग समाजवादी पार्टी के बैनर तले जुड़ने का काम कर रहे हैं और आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी को इस भारत की सबसे बड़ी ताकत बनाने का हम लोग काम करने का काम करें। लोकसभा चुनाव की अगर बात की जाए, आपको क्या लगता है लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी की स्थिति पूरे प्रदेश में क्या रह सकती है? पत्रकार साथियों, मैं तो यही कहना चाहूँगा कि बड़े बड़े इससे भी विकराल समय आए हैं। 1973 की कहानियाँ हमने अपने पुरखों से सुनी है। अंग्रेजों का जो शासन था उसको भी हमने सुना है। मैं तो यही कहना चाहूँगा, जब हम अंग्रेजों को यहाँ से भगा सकते हैं, 150 साल की अंग्रेजों की गुलामी को भी भारत के देश के लोगों ने भगाने का काम किया था। और अभी तो इनको 10 साल भारतीय जनता पार्टी के सरकार के हुए हैं और इन्होंने धीरे धीरे इस पूरे भारत देश में, जो इस देश का फिसड़ा है, गरीब है, अल्पसंख्यक है, इस सबको बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी के संविधान से जो उनको राइट्स मिले थे, भारतीय जनता पार्टी धीरे धीरे खत्म करके इस देश में भारत के संविधान को खत्म करना चाहती है। तो कहीं न कहीं आज देश में संविधान को बचाने के लिए ये पीडीए का जो गुलदस्ता जो आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने बनाया है, यही उत्तर प्रदेश के साथ देश में परिवर्तन लाने का काम करेगा। अंतिम सवाल यही डॉक्टर साहब मेरा आपसे कि आपके लोकसभा के अंदर क्या मुख्य मुद्दे हैं जिनको लेकर के आप चुनावी मैदान में हैं और जनता को किस तरह के आश्वासन इस चुनाव को लेकर के आप देना चाहते हैं? सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ पर बच्चों के जो नौजवान है उसकी नौकरी जो चली गई, बच्चों की नौकरी का है, नौजवान की नौकरी का है और बच्चों के छोटे छोटे बच्चों के शिक्षा के भविष्य का है। और किसानों की अगर बात करूं तो फर्रुखाबाद आलू का सबसे बड़ा यहाँ पर प्रोडक्शन होता है पूरे उत्तर प्रदेश में। दुर्भाग्य इस बात का है कि सरकार है, जब से देश आज़ाद हुआ, किसी भी सरकार ने आलू की प्रोसेसिंग के लिए यहाँ पर कोई भी प्लांट नहीं लगाया। आलू की मेडिसिनल के लिए कोई आज तक कोई प्लांट नहीं लगा। तो मेरी प्राथमिकता होगी यहाँ पर बड़े बड़े उद्योग स्थापित करना और साथ ही जो फर्रुखाबाद का जो व्यक्ति है वो असहज महसूस करता है और अपने आप को ठगा महसूस करता है, क्योंकि यहीं फर्रुखाबाद माँ गंगे के बगल से गंगा एक्सप्रेस भी गया था। और दुर्भाग्य की बात है कि फर्रुखाबाद जनपद में 4 विधायक भारतीय जनता पार्टी के और एक माननीय सांसद जी भी भारतीय जनता पार्टी के, उत्तर प्रदेश में कुनबा भारतीय जनता पार्टी का और देश में भी कुनबा भारतीय जनता पार्टी का। फिर भी गंगा एक्सप्रेस वे जो गंगा के पास से जाना चाहिए था, बगल के कद्दावर मंत्री शाहजहांपुर के, उस एक्सप्रेस वे को यहाँ से उठा के शाहजहांपुर लेके चले गए। तो यहाँ की फर्रुखाबाद की जनता अपने आप को ठगा महसूस कर रही है। मेरी प्राथमिकता रहेगी, जब भी समाजवादी सरकार देश में और प्रदेश में आने का काम करेगी, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी से हम लोगों ने अनुरोध किया है कि भैया इतना बेहतरीन कनेक्टिंग रोड बना देना कि फर्रुखाबाद के लोगों का सम्मान कर देना। यही मैंने आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी से अनुरोध किया है। तो ये हमारी बेसिक प्राथमिकता है यहाँ की रही। और बाकी इसके अलावा स्वास्थ्य के लिए मैं खुद डॉक्टर हूँ, स्वास्थ्य है, रोड की समस्या है, जल की, और ये सारी समस्याओं का भी निदान। और समय समय पर यहाँ के लोग मुझे सांसद बनाने का अगर मौका देंगे तो मैं तो कहना चाहूँगा कि लोकसभा में मैंने कभी भी फर्रुखाबाद की कोई आवाज़ को उठते हुए नहीं देखा। मैं भरोसा दिलाता हूँ डॉक्टर नवल किशोर जिस दिन संसद में पहुँचेगा, फर्रुखाबाद के लोगों की आवाज़ बनने का काम करेगा। और पेशे से एक कैंसर सर्जन हूँ और लगातार हम लोग एक डॉक्टरी के माध्यम से, आपने ऐसी जनसभा में देखा होगा 2 मरीज मेरे ऑपरेट किए हुए,
2 जबड़े जिनके हमने 4 साल पहले जबड़े निकाले थे, वो भी मरीज आ चुके हैं। ऐसे तकरीबन 1 लाख परिवारों को हमने फर्रुखाबाद में लगातार 10 सालों से फायदा करने का काम किया है। आप हमारे हॉस्पिटल में कभी अगर जाके देखना तो उसी तरह से हम काम करते हैं जैसे किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में काम किया करते थे। जितनी भीड़ वहाँ होती थी उतनी भीड़ हमारे हॉस्पिटल में होती है और उतनी ही भीड़ हमारी जनसभाओं में भी होती है। इसके लिए मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा और धन्यवाद के साथ विशेष धन्यवाद आदरणीय राष्ट्रीय अखिलेश यादव जी को, जिन्होंने पीडीए की आवाज़ को समझा, जनता की आवाज़ को समझा और लगातार 3 साल से यहाँ फर्रुखाबाद की जनता एक ही मांग कर रही थी साख प्रत्याशी के रूप में, और 1.5 साल से कह रही थी कि डॉक्टर नवल किशोर ही यहाँ परिवर्तन कर सकता है। तो डॉक्टर नवल किशोर नहीं, यहाँ की सारी जनता लोकसभा का चुनाव लड़ने जा रही है और ऐतिहासिक विजयी बनाकर आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी का मान और सम्मान बढ़ाने का काम करेंगे। चलिए, वैसे तो मेरा अंतिम सवाल था डॉक्टर साहब, लेकिन चूंकि अब आपने शाह की बिरादरी का जिक्र छेड़ ही दिया है। जी। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को लेकर के लगातार आवाजें उठती रहती हैं। आप लोगों ने स्टूल मंत्री कहकर भी पुकारते हैं। भारतीय जनता पार्टी अकेले साकी समाज ने समय समय पर उसने सारे समाजों को धोखा देने का काम किया है। वहीं आदरणीय अखिलेश यादव जी ने हमेशा इस समाज का मान और सम्मान बढ़ाने का काम किया है। आज देश में पद नहीं चाहिए, लोगों को अधिकार चाहिए, और जो सही मायने में अधिकार देने का काम आदरणीय अखिलेश यादव जी और श्रद्धेय नेताजी माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने किया। इस प्रदेश में तमाम 1995 में पंचायती राज व्यवस्था में श्रद्धेय नेताजी माननीय मुलायम सिंह जी ने पंचायती राज व्यवस्था में आरक्षण लागू किया और उसी आरक्षण के दम पर चौका और चूल्हा करने वाली हमारी माताएं और बहनें भी प्रधान से लेके जिला पंचायत अध्यक्ष तक बनने का काम किया। और मेरे जैसा गरीब परिवार का एक बेटा डॉक्टर नवल किशोर बन गया। आप इमेजिन कर सकते हैं कि सोचो, मेरा पिताजी भी बहुत खुश थे और लेकिन उनके माथे की लकीरें खिंची हुई थी। वो साफ दिख रहा था कि वो अपने बेटे की फीस कैसे जमा करेंगे। धन्यवाद देना चाहूंगा श्रद्धेय नेताजी माननीय मुलायम सिंह जी को। उस समय जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की फीस थी 90,000 और प्रदेश में पढ़ने के लिए जो व्यवस्था थी वो तकरीबन 10 लाख रुपए मिलता था। और मैंने एजुकेशन लोन नेताजी के आशीर्वाद से मिल गया और मेरे जैसा गरीब परिवार का बेटा डॉक्टर नवल किशोर और किंग जॉर्ज जैसी मेडिकल कॉलेज में मुझे पढ़ने का मौका मिला। वहाँ प्रोफेसर भी बन सकता था। लेकिन आज कहीं न कहीं मैं आज लोगों की आवाज़ इसलिए बनने आया हूँ क्योंकि आज लोगों की शिक्षा खत्म हो गई। तो मैं यही कहना चाहूँगा, माननीय हमारे केशव प्रसाद मौर्य जी, वो हमारे समाज के बड़े मंत्री हैं, भारतीय जनता पार्टी के हैं, उनके लिए मेरा यही अनुरोध है। मैं तो सम्मान करता हूँ अपने सारे समाज के नेताओं का, लेकिन मेरा अनुरोध यही है कि हमें पद नहीं चाहिए, हमें अधिकार चाहिए। और सही मायने में जो सरकार अधिकार देने का काम करेगी वही सच्ची हितैषी सरकार है। और मैं दावे से कह सकता हूँ, आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आदरणीय अखिलेश यादव जी ने फर्रुखाबाद से साख प्रत्याशी दे दिया, एटा से साख प्रत्याशी दे दिया, आंवला से भी साख प्रत्याशी बनने की संभावना है। इटावा और मैनपुरी जैसे दोनों महत्वपूर्ण जिलों का जिलाध्यक्ष समाजवादी पार्टी का साकी समाज से है और प्रदेश अध्यक्ष विनीत कुशवाहा जी को छात्र सभा का अध्यक्ष बनाए। तो सही मायने में साकियों की कोई हितैषी पार्टी है तो वो समाजवादी पार्टी है। और आज एक एक व्यक्ति इस बात को समझ गया है और 2024 में परिवर्तन करने का काम करेगा। और पीडीए का जो नारा है, जो आदरणीय अखिलेश यादव जी ने दिया है, पीडीए ही इस उत्तर प्रदेश के साथ देश में सरकार बनाने का काम करेगा।